अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आज एक नए सिलसिले के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस सिलसिले का उन्वान है ज़बानी कहानी। ज़बानी कहानी में आपके साथ मुकम्मल नावल शेयर किए जाएंगे। आज का नावल पेश करने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाज़ और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का नावल मारूफ फ्रांसीसी अदीब विक्टर ह्यूगो का तहरीर करता है। इस नावल का तर्जुमा किया है ज़हूर अहमद ख़ान ने और नावल का उन्वान है कुबड़ा आशिक। अहमकों का शहंशाह। 6 जनवरी 1482 पेरिस के बाशिंदे इस सुबह जब बेदार हुए तो सारा शहर घंटियों की आवाज़ से गूंज रहा था। ये घंटियां ना तो खतरे की अलामत थीं कि किसी दुश्मन मुल्क के हमला ना कर दिया हो, ना ही ये घंटियां बादशाह मौज़म की आमद का ऐलान कर रही थी। और तो और ये घंटियां इसलिए भी न बजाई जा रही थीं कि चोरों और आदि मुजरिमों को चौराहे पर फांसी दी जाने वाली हो, कि अवाम उन्नास को वहां जमा होने और इबरत हासिल करने का मौका दिया जा रहा हो। ये घंटियां एक अनोखे त्यौहार की खुशी में बजाई जा रही थी। आज का दिन अहमकों का जश्न का दिन था। आज की ख़ास तकरीबात में जहां शहंशाह अहमक़ा का इंतखाब होना था, वहां कसरे इंसाफ में एक ड्रामा भी खेला जा रहा था और एक बड़े रक़्स का एहतमाम भी होने वाला था। इस त्यौहार की खुशी में आज पेरिस की तमाम दुकानें बंद थीं। सुबह से ही लोगों की मंडलियां और टोलियां घरों से निकल पड़ी थीं। इंसानों का जम्मे गफ़ीर बेतरतीब कतारों में क़हक़हे लगाता, शोर मचाता कसरे इंसाफ की तरफ रवाना था, जहां आज अहमकों के बादशाह का चुनाव होना था। कसरे इंसाफ की तरफ जाने वाली बाजारों और गलियों में इंसानों के सर ही सर नजर आ रहे थे। यूं लगता था जैसे इंसानी सरों का समंदर रवां दवां है। लोगों के इश्तियाक का ये आलम था कि सैकड़ों लोग घरों की छतों और दीवारों पर बैठे हुए कसरे इंसाफ की तरफ देख रहे थे, जहां से अहमकों के बादशाह का जुलूस निकलने वाला था। कसरे इंसाफ के एक कोने में संगे मरमर की एक सिल रखी हुई थी। संगे मरमर की ऐसी सिल दुनिया में और शायद ही कहीं मौजूद हो। ये एक ग्रांडील और वसी सिल थी जिस पर ड्रामा खेला जाता था और इससे स्टेज का काम लिया जाता था। सिल की अच्छी तरह से सफाई कर दी गई थी और इसके इर्द गिर्द लकड़ी का जंगला लगा दिया गया था। इस सिल के इर्द गिर्द रंग बिरंगी झालरें लटक रही थी। एक तरफ अदाकारों के लिए एक आरजी ड्राइंग रूम बना दिया गया था। कसरे इंसाफ के 4 महाफिज चाक और चौबंद वहां खड़े थे ताकि अवाम उन्नास को काबू में रख सकें। इस त्यौहार में शिरकत के लिए दूर दूर के इलाकों के लोग भी सुबह से आ चुके थे। हुजूम और रश की वजह से लोगों के लिए कसरे इंसाफ के अंदर अब कोई जगह न रही थी। बाज दिलेर तमाशबीनों ने बैरूनी खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए थे और खिड़कियों से अंदर झांक रहे थे। अहमकों के पोप और अहमकों के बादशाह का इंतखाब बिलाशुबा एक दिलचस्प तमाशा था। कसरे इंसाफ के अंदर कान पड़ी आवाज़ सुनाई न दे रही थी। वो शोर गोगा था कि अल अमा। लोग बेचैन हो रहे थे ड्रामा देखने के लिए। फिल्म फेश सफ़ीर ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाने वाला था। उसका बेताबी से इंतज़ार हो रहा था। घड़ियाल की आवाज़ ने लोगों को चौंका दिया। दोपहर का वक्त हो चुका था। हुजूम में से किसी ने एक शख्स की तरफ इशारा करके चिल्लाते हुए कहा, अरे वो देखो, जिहान फ्रोलो। जिहान फ्रोलो सुर्ख बालों वाला मुनासिब कद-ओ-कामत का खूबसूरत नौजवान था। वो पेरिस के बासियों का जाना पहचाना था। आवारागर्द, खुश तबा तालिब इल्म, और इससे भी ज़्यादा वो इसलिए लोगों की नज़रों में रहता था कि वो पेरिस के मशहूर आलिम गिरजे नोट्रे डेम का आर्च डेकन फ्रोलो का भाई था। लोगों की नज़रें इस खाली गैलरी की तरफ उठ रही थीं, जिसे फिल्मी सफ़ीर के लिए मखसूस कर दिया गया था। लोग अब ड्रामा देखने के लिए बेचैन हो रहे थे। वो चीख रहे थे, खेल शुरू करो, खेल शुरू करो, जहन्नुम में जाए फिल्मी सफ़ीर, खेल शुरू करो, हम बहुत इंतज़ार कर चुके। जिहान ने चीख कर कहा, अगर अब भी खेल शुरू न हुआ तो कसरे इंसाफ के किसी महाफिज को फांसी पर लटका देंगे, खूब तमाशा रहेगा। इसके इस ऐलान पर हुजूम ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं। इसी लम्हे एक शख्स स्टेज पर उतरा। खामोश खामोश। लोग खामोश हो गए। कदरे सहमा हुआ एक अदाकार स्टेज पर खड़ा होकर नाजरीन को खिताब करने लगा। ख़वातीन व हज़रात, आज हमें यह एजाज़ हासिल हो रहा है कि आज हम आपके सामने एक उम्दा इखलाक़ी और इस्लाही खेल, हमारी पाक कुंवारी खातून का दानिशमंदाना फ़ैसला पेश करें। मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम जनाब कार्डिनल साहब मुअज़्ज़िज़ सफ़ीर के हमरा तशरीफ़ लाने ही वाले हैं। उनके आते ही खेल शुरू कर दिया जाएगा। यह अदाकार यूनानी तर्ज के लिबास में मलबूस था और इस खेल में जुपिटर का किरदार अदा करने वाला था। इस ऐलान से बेचैन हुजूम को कदरे करार आ गया, लेकिन ये इत्मीनान आर्जी था।
ہجوم پھر چیخنے چلانے لگا، کھیل ابھی شروع کرو، ہم اب انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی چند خوبصورت اور تیز ترار لڑکیاں سب سے زیادہ شور مچا رہی تھیں۔ ان کے خوبصورت چہرے شور مچانے سے گلنار ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے قریب کھڑے ہوئے ایک نوجوان کو گھیر لیا اور اس سے الٹے سیدھے سوال کرنے لگیں۔ نوجوان نے سوالوں کے جواب میں کہا، ہاں، جو کھیل دکھائے جانے والا ہے وہ ایک عمدہ کھیل ہے۔ ایک تیز ترار، شوخ اور جاذب نظر لڑکی نے جملہ کسا، بھلا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ عمدہ کھیل ہے؟ خواتین، میں جانتا ہوں کہ یہ ایک عمدہ کھیل ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، اس لیے کہ میں ہی اس کھیل کا مصنف پیری گرینگوئر ہوں۔ لڑکیاں زور زور سے قہقہے لگانے لگیں۔ ادھر جہان نے آوازہ لگایا، کھیل شروع کرو ورنہ ہم اپنا کھیل شروع کر دیں گے۔ شور، بے چینی اور اضطراب اپنے عروج پر تھا کہ کھیل شروع کر دیا گیا۔ 4 اداکار اس کھیل کا ابتدائیہ کھیلنے کے لیے اسٹیج پر آ گئے۔ ایک کردار نے بروکیٹ کا چوغا پہنا ہوا تھا جس پر سیاہ لفظوں میں لکھا ہوا تھا، میرا نام اشرافیہ ہے۔ ریشمی چوغا پہننے والے اداکار کے چوغے پر میرا نام رہبانیت ہے لکھا ہوا تھا۔ اونی لبادہ پہننے والے اداکار کے لبادے پر میرا نام تجارت ہے، اور مہین ریشمی چوغے والے اداکار کے چوغے پر میرا نام زراعت ہے کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ یہ کردار اپنے اپنے مکالمے ادا کر رہے تھے۔ ایک ستون کے قریب کھڑا ڈرامے کا مصنف گرینگوئر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کھیل کا آغاز اچھا ہوا تھا۔ گرینگوئر کے چہرے پر مسرت کی چمک نظر آ رہی تھی۔ منظوم مکالموں کو غور سے سنتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا کہ وہ ہی ان مکالموں کا خالق ہے۔ اسی وقت ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ چیتڑوں میں لپٹا ہوا ایک بدہیت کریہ المنظر گداگر اٹھ کر کھڑا ہوا اور بھیک مانگنے لگا۔ اس کی تیز بھنبھناتی ہوئی کریہ آواز نے سارا ماحول ہی بدل دیا۔ طالب علم جہان نے زوردار قہقہہ لگایا، ذرا اس بدماش کو تو دیکھو، یہ یہاں بھیک مانگنے چلا آیا ہے۔ وہ لوگ جو دلچسپی سے کھیل دیکھ رہے تھے وہ قہقہے لگانے لگے۔ اب ان کی ساری توجہ اس انوکھے گداگر پر مبذول ہو چکی تھی۔ خدا کے لیے بھیک دو، خدا کے نام پر بھیک دو۔ گرینگوئر کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے برقی دھچکا لگا ہو۔ اداکار بھی بدحواس ہو رہے تھے۔ گرینگوئر نے چیخ کر کہا، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، اور پھر اپنے اداکاروں پر برسنے لگا، تم بولتے جاؤ، کھیل شروع رکھو۔ چند منٹوں کے بعد ماحول پھر پرسکون ہو گیا۔ گداگر سکے جمع کر کے جا چکا تھا۔ لوگ ایک بار پھر کھیل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اشرافیہ اور تجارت کے درمیان زوردار مکالمہ بازی ہو رہی تھی کہ کسی نے چیخ کر اعلان کیا، معزز کارڈینل اور محترم سفیر صاحب آ گئے۔ بیچارہ گرینگوئر، اسے جس بات کا خدشہ تھا وہ ہو کر رہی۔ اس کا ڈرامہ تباہ ہو رہا تھا۔ لوگ آنے والے مہمانوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب کی نظریں مہمانوں پر گڑی تھیں۔ شور، بدنظمی، اسٹیج کی طرف کوئی بھی نہ دیکھ رہا تھا۔ اداکار بدحواس ہو کر سب کچھ بھول گئے تھے۔ جہان اور اس کے ساتھی طالب علم شور مچا رہے تھے۔ کارڈینل اور فلمیش سفیر کو دیکھ کر لوگ تالیاں پیٹ رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ اس شور غوغا میں اداکار گرینگوئر کا واویلا بھی نہ سن سکے، جو بار بار چیخ چیخ کر انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں، لیکن کھیل تباہ ہو گیا تھا۔ رہی صحیح کسر کارڈینل کے ساتھی ژاکس کانپول نے گیلری میں کھڑے ہو کر تقریر شروع کر کے پوری کر دی۔ پیرس کے شہریوں، میں نہیں جانتا کہ اس وقت اسٹیج پر کیا ہو رہا ہے، لیکن یوں نظر آ رہا ہے جیسے اسٹیج پر کھڑے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے والے ہوں۔ یقیناً یہ کھیل بے لطف اور بدمزہ ہوگا۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ یہاں باکسر بلوا لیے جاتے اور ان کا مقابلہ ہوتا۔ یقیناً پیرس کے شہری اس سے زیادہ محظوظ ہوتے۔ خیر، نظر انداز کیجیے اس کھیل کو۔ میں جانتا ہوں کہ میری طرح یہاں سینکڑوں انسان احمقوں کے پوپ اور شہنشاہ احمقہ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں، اصل کام تو اس کا انتخاب ہے۔ کیوں نہ یہ کام شروع کر دیا جائے؟ جس شخص کا چہرہ سب سے بھدا، سب سے بدہیت اور بدصورت ہوگا، ہم اسے احمقوں کا شہنشاہ چن لیں گے۔ پیرس کے شہریوں، صلاح عام ہے، آئیے اور اپنے اپنے چہرے بگاڑ کر دکھائیے تاکہ انتخاب ہو سکے۔ لوگوں میں اشتیاق و جذبہ کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ کھیل بھول بھال گئے۔ گرینگوئر کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر لوگوں کو کھیل کی طرف متوجہ کرے، مگر اس نے اندازہ لگا لیا کہ لوگ اس کی کوئی بات نہ سنیں گے۔ لوگ ایک انوکھے کھیل میں شریک ہو چکے تھے۔ ایک کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا گیا۔ احمقوں کے بادشاہ کا اعزاز حاصل کرنے والے لوگ اس کھڑکی سے اپنا سر اندر کر کے عجیب عجیب شکلیں بناتے، لوگ دیکھ کر قہقہہ لگاتے، اور یوں سلسلہ جاری رہا۔ چاروں طرف تالیاں پیٹی جانے لگیں۔ شہنشاہ احمقہ اور احمقوں کے پوپ کا انتخاب کر لیا گیا۔ آہ، وہ دنیا کا بدصورت ترین انسان تھا۔ پھیلا ہوا، ٹوٹا ہوا، خوفناک ناک، گھوڑے کی نال کی طرح منہ، بائیں آنکھ بند،
उस पर झुकी हुई सुर्ख रंग की कांटों जैसी पलकें, बाईं आंख सूजी हुई और अजीब वहशतनाक रंग लिए हुए बेतरतीब टूटे हुए दांत, मोटे मोटे होंठ और उनमें झांकता हुआ एक बदनुमा दांत, जैसे हाथी की सूंड हो, मुड़ी तुड़ी ठोड़ी, कमर पर कुब। वो यकीनन बदसूरती की इंतहा था। उसका इंतखाब मुत्तफ़क़ा तौर पर हुआ था। हुजूम उसे अहमकों के पॉप का लिबास पहनाने के लिए बेताब हो रहा था। लोग उसे देख देख कर नारे लगा रहे थे। आह, वो उसका बड़ा सर जिस पर सख्त और खुरदुरे सुर्ख रंग के बाल थे, बड़े बड़े मजबूत कंधे झुके हुए और कमर का कुब ऊंट के कोहान की तरह नुमाया। इसकी टांगों की साख भी अजीब व गरीब थी, मुड़ी तुड़ी टेढ़ी, एक टांग दूसरी से छोटी, पाँव बड़े बड़े, हाथ किसी दरिंदे की पंजे की तरह। अपनी तमाम तर बदसूरती और बदहियती के बावजूद वो एक ताकतवर इंसान था। उसकी क़ुव्वत उसकी खूबसूरती थी। अहमकों का पॉप किसी ऐसे देव की तरह था जिसके जिस्म को तोड़ फोड़ कर एक बार फिर भद्दे अंदाज में जोड़ दिया गया हो। वो बेहसो हरकत, साकित और सामित खड़ा था। उसने सुर्ख कोट पहन रखा था जिस पर कितनी ही घंटियां लटक रही थीं। लोग उसे एक ही नज़र में पहचान कर चीख रहे थे, ये तो कॉस्मेडो है, घड़ियाल बजाने वाला है, नोट्रे डेम का कुबड़ा, टेढ़ी टांगों वाला कॉस्मेडो, हुर्रा हुर्रा। वाकई वो सबका जाना पहचाना था और लोगों ने उस बदबख्त के कई नाम रखे हुए थे। हामला औरतों को चाहिए कि वो उसकी तरफ न देखें, कुछ तालिब इल्म चीखे। और वो जो हामला होना चाहती हैं, जिहान ने ऊंची आवाज में जुमला कसा। औरतों में खलबली मची हुई थी। वो उसे दुज़दीदा निगाहों से देखती थी और उनके चेहरे पीले पड़ जाते थे। ओह बदसूरत बोजना, किसी ने कहा। इससे ज़्यादा बदसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। एक और बोली, ये तो खुद शैतान है। एक और ने अपना दुख बयान किया। मैं नोट्रे डेम के करीब रहती हूँ। ये सारी रात गिरजे की छत पर भागता रहता है। ये चुड़ैलों का साथी है। एक दिन ये मेरे दरवाजे पर झाड़ू रख गया था। कुबड़ा, दरिंदा, आख थू। एक शरीर नौजवान कास्मेडो के करीब आकर हंसने लगा। कास्मेडो ने उसे अचानक अपने बाजुओं में ले लिया और सर से 10 फीट ऊपर ले जाकर हुजूम की तरफ उछाल दिया। कार्डिनल के नुमाइंदे कानपोल ने उसके करीब आकर कहा, तुम दुनिया की उम्दा तरीन बदसूरती का मुजस्मा हो। ऐसी बदसूरती न देखी न सुनी। तुम्हें तो रोम का पोप होना चाहिए। कास्मेडो बेहस हरकत खड़ा रहा। कानपोल ने पूछा, क्या बात है, क्या तुम बहरे हो? कास्मेडो वाकई बहरा था। एक बूढ़ी औरत ने चीख कर कहा, मैं जानती हूँ ये बहरा है। वाह, ये अजीमुशान बेमिसाल बदसूरती, और फिर बहरा भी। मैं इसे जानता हूँ, जिहान ने कहा। ये मेरे भाई का खास मुलाजिम है, मेरे भाई फ्रूलो का मुलाजिम। नोट्रे डेम की घंटियां भी बजाता है और जब कहीं कभी इसका जी चाहे ये बोल लिया करता है। ये गूंगा नहीं, सिर्फ बहरा है। जेब कतरों, बदकुमाशों, चोरों, उचक्कों, गदागरों और तालिब इल्मों का एक हुजूम कास्मिडो के लिए लकड़ी का बना हुआ एक तख्त ले आया। इसको पोप का जाली लिबादा भी पहना दिया गया। कास्मिडो बड़े फख्र के साथ तख्त पर बैठ गया। 12 अहमक साथियों ने उसका तख्त उठाया और कास्मिडो की बदहियत चेहरे पर एक अजीब तरह की मुज़हका खैत मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। लोग चीखते हुए, नारे लगाते हुए अहमकों के शहंशाह और अहमकों के पोप के तख्त के पीछे जुलूस की सूरत में बाहर निकल गए। कसरे इंसाफ में इंसानों का हुजूम छट गया था। इस सारे अरसे में शायर, फलसफी और ड्रामा निगार ग्रेंगोयर अपने अदाकारों को मजबूर करता रहा कि वो खेल को जारी रखें। ग्रेंगोयर की उम्मीदों पर ओस पड़ चुकी थी। फिर भी एक धुंधली सी उम्मीद अभी बाकी थी कि लोग उसका खेल जरूर देखेंगे। जब कॉस्मेडो का जुलूस रवाना हुआ तो उसने अपने आप से कहा, इन बदमाशों से तो निजात मिली। लेकिन जब उसने हॉल की तरफ देखा तो हॉल खाली हो चुका था। ये बदमाश भी उसके नाजरीन थे। हाल में गिनती के चंद बच्चे और बूढ़े ही पीछे रह गए थे और कुछ तालिब इल्म खिड़कियों में झुके हुए बाहर की तरफ देख रहे थे। अच्छा, ग्रेंगोयर ने अपने आप से कहा, अब भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो मेरे खेल को आखिर तक देखने के ख्वाहिशमंद हैं। ये ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये मुंतखब और महज़िब नाजरीन हैं। इसी लम्हे खिड़की में खड़े एक तालिब इल्म ने नारा लगाया, ला एमरल्ड, ला एमरल्ड। जाने इस लफ्ज़ में क्या तिलिस्म था कि बड़े हाल में जो चंद लोग बचे कुचे बैठे थे वो भी उठकर खिड़कियों की तरफ भागे और वो बार बार कह रहे थे, ला एमरल्ड, ला एमरल्ड। इसी वक्त बाहर से तालियों की गूंजदार आवाज़ सुनाई दी। ला एमरल्ड, ये कौन, क्या है, क्या है? ग्रिंगोयर सोचने लगा। वो इंतहाई मायूस हो चुका था। उसने देखा कि वो अदाकार जिसने जुपिटर देवता का किरदार अदा करना था
और वो जुपिटर देवता के मलबूस में था, खिड़की से बाहर की तरफ झांक रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टेज पर जाओ, ग्रेंगोयर ने उसे डांटा। अदाकार ने जवाब दिया, स्टेज पर कैसे जाऊं? कुछ तालिबे इल्म स्टेज पर जाने वाली सीढ़ी उठाकर ले गए हैं। ग्रेंगोयर ने देखा, वाकई सीढ़ी गायब थी। स्टेज पर पहुंचने वाले तमाम रस्से काट दिए गए थे। तालिबे इल्म सीढ़ी कहाँ ले गए हैं? उसने पूछा। वो देखिए, वो सीढ़ी पर चढ़े बाहर ला एमरल्ड की तरफ दिख रहे हैं। ग्रेंगोयर का खेल तबाह हो चुका था। तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। वो कसरे इंसाफ से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। पेरिस के ये लोग कितने अहमक हैं। वो यहाँ खेल देखने के लिए आए थे, मगर किसी ने खेल की तरफ तवज्जो नहीं दी। ये सब लोग गदागर, तौरलीफू, जॉक्स, कानपोल और कॉस्मिडो में दिलचस्पी रखते हैं। उन्हें फ़नून लतीफ़ा से कोई रग़बत नहीं। मैं यहाँ लोगों को मुश्ताक़ चेहरों के साथ देखने आया था, लेकिन देखने को क्या मिला? लोगों की बेइतनाई। लेकिन लानत हो मुझ पर, ये ला एमरल्ड क्या है? ये किस तरह का लफ्ज़ है? किस ज़बान का लफ्ज़ है?